सास का घूंघट पार्ट 4। अब तक हमने देखा कि देविका के ससुराल के आदमी औरतों को घर के अंदर नहीं आने दे रहे हैं। देविका उन्हें पुलिस में जाने की धमकी देती है, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। तभी गांव का एक आदमी सरपंच को बुलाकर ले आता है। सरपंच उनके घर के बाहर का नज़ारा देखकर कहते हैं, जोगिंदर जी, ये आपके घर की औरतों ने कैसा हंगामा मचा रखा है। आपका घर तो संस्कारों की मिसाल था, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ। आपके घर की किसी औरत ने घूंघट नहीं कर रखा। अब सरपंच जी, हमारे घर की औरतों को इस देविका ने बहकाया है। हमने पहले ही इन सबको चेतावनी दी थी कि अगर ये घर से बाहर गई तो हम इन्हें घर में नहीं आने देंगे। अब ये देविका हमें धमकी दे रही है कि पुलिस को बुलाएगी। क्या? पुलिस? इस गांव का बरसों पुराना इतिहास रहा है। इस गांव में कभी पुलिस नहीं आई। गांव के सभी फैसले हमने मिलजुल कर किए हैं। जोगिंदर, तुम्हारे घर का फैसला पंचायत करेगी। सरपंच जी, आपने ठीक कहा। पंचायत दोनों तरफ की बातें सुने और जो भी फैसला पंचायत करेगी वो हमें मंजूर होगा। तो ठीक है, आज दोपहर को सभी गांव की चौपाल पर इकट्ठा होंगे और वहीं तुम्हारे घर का फैसला होगा। सरपंच वहां से चला जाता है। घर के आदमी घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और घर की औरतें वहीं घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। तभी विमला कहती है, देविका बहू, तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। बहू, तेरा बच्चा छोटा है अभी, तुझे भूखा नहीं रहना चाहिए। वीना, सुजाता, जाओ पास में जो पंडित जी का बाग है ना, वहाँ से कुछ फल तोड़ लाओ। वीना और सुजाता पास के बगीचे से खूब सारे फल तोड़ कर ले आती हैं। सभी औरतें फल खाती हैं। तभी देविका कहती है, आप सब घर से बाहर निकली, घूंघट उतार दिया तो इन मर्दों की इज्जत चली गई, लेकिन हम सब घर के बाहर भूखे प्यासे बैठे हैं। इस बात पर इन अहंकारी मर्दों को शर्म क्यों नहीं आ रही? हाँ देविका, तुम ठीक कह रही हो। अगर हम मर भी जाए ना, तब भी इन मर्दों के लिए इनके बनाए गए नियम कानून ही अहम रहेंगे, हम नहीं। सुजाता भाभी, मुझे तो सबसे ज़्यादा सचिन पर गुस्सा आ रहा है। उसने मुझसे लव मैरिज की थी, क्या क्या वादे किए थे कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और आज उसने मेरा साथ छोड़ दिया। अपने बच्चे को एक बार भी नहीं देखा उसने। देवी का वो शुरू से ही ना डरपोक रहा है, लेकिन इन सारी बातों को छोड़ो। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि पंचायत में न जाने क्या फैसला होगा। पता नहीं वो इंसाफ करेंगे भी या नहीं। वीना दीदी, आपको अभी भी पंचायत से इंसाफ मिलने की उम्मीद है? अगर इस गांव की पंचायत में सच में इंसाफ करने की भावना होती तो सरपंच जी अभी हमें घर के अंदर जाने देते। देखा नहीं कितना जहर उगल कर गए हैं हमारे खिलाफ। तो बहू, अब हम क्या करेंगे? पंचायत तो हमारे खिलाफ ही फैसला सुनाएगी। पहले तो हम अपनी सारी बातें रखेंगे। अगर ये लोग नहीं माने तो आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगी। लेकिन एक बात आप याद रखना, किसी भी सूरत में हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम सही हैं। देविका सभी औरतों को समझा रही थी। तभी वहाँ एक गांव वाला आता है। आप सभी को पंचायत में बुलाया है। उस गांव वाले की बात सुनकर सभी औरतें पंचायत में पहुंचती हैं। वो देखती हैं कि उस पंचायत में सारा गांव इकट्ठा हो गया है। बहुत सारी औरतें लंबे लंबे घूंघट करके वहां आई हुई हैं। तभी पंचायत की कार्यवाही शुरू की गई और घर के आदमियों से पूछा गया कि वो घर की औरतों को घर में क्यों नहीं रखना चाहते। हमारे घर की औरतें ना तो घूंघट उतारती है और ना ही किसी डॉक्टर से इलाज करवाती है, और हमारे मना करने के बाद भी इन सब ने घर से बाहर कदम रखा, हमसे ऊंची आवाज़ में बात की। हमने इन सबको चेतावनी भी दी, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब ये सभी औरतें हमारे घर में नहीं रह सकती। अब औरतें अपना पक्ष रखें। ये कानून की किस किताब में लिखा है कि औरतों को घूंघट करना चाहिए? और अगर मेरे ससुराल की औरतें मुझे डॉक्टर के पास ना लेकर जाती तो ना मेरा बच्चा जिंदा बचता और ना ही मैं। लेकिन दाई अम्मा से हम इलाज करवा रहे थे ना। दाई अम्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देविका का इलाज दाई अम्मा के बस की बात नहीं थी। काफ़ी देर तक दोनों पक्षों में बहस चलती रही।
दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पंचायत ने जो फैसला लिया उसके लिए तो देविका पहले से ही तैयार थी। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पंचायत ने यह फैसला किया है कि सारी गलती महिलाओं की है। अगर वो अपने अपने पतियों से माफ़ी मांग लेती है और वादा करती है कि भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगी, तो वो घर के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। हमें पंचायत का फैसला मंजूर नहीं है। हमने कोई गलती नहीं की जो हम माफ़ी मांगे। और किस बात का वादा करें हम? हमने देविका की जान बचाई है, तो आप हमसे भविष्य में किसी की जान ना बचाने का वादा ले रहे हैं क्या? अगर तुम्हें पंचायत का फैसला मंजूर नहीं है तो तुम सबको घर में नहीं पुरानी हवेली में रहना होगा, जो अब खंडहर बन चुकी है। यह खंडहर तुम्हारे घर के सामने ही है। सरपंच जी, आपका फैसला सही नहीं है। एक बार और सोच लीजिए इस फैसले के बारे में। ओ शहर की छोरी, 4 किताबें क्या पढ़ ली, हमें सही गलत का पाठ पढ़ाएगी? तुझे पता नहीं कि पंचायत का फैसला यहाँ सदियों से चलता आया है और लोग उसी को मानते आए हैं। अच्छी तरह जानती हूँ सरपंच जी। अगर मैं चाहूँ तो आपके इस फैसले को कोर्ट की चौखट तक ले जा सकती हूँ। पुलिस को बुलाकर अभी घर के अंदर जा सकती हूँ। पंचायत और घर के आदमियों की शिकायत पुलिस में कर सकती हूँ और अपने बच्चे को उसका हक दिलवा सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं उसी खंडहर में रहूँगी और इस गांव के आदमियों को दिखा दूंगी कि औरत खंडहर को भी महल बना सकती है, और वो भी बिना किसी आदमी की मदद के। सारे गांव की औरतें देविका की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। उनका जीवन घूंघट और घर के 4 दीवारी के बीच में ही था। कोई औरत अपने हक के लिए पंचायत से भी टकरा सकती है, ये बात उन्होंने पहली बार सुनी थी। अब देविका घर की औरतों के साथ खंडहर में चली जाती है। माँ जी, ये खंडहर तो काफ़ी पुराना है। भाभी, खंडहर पुराने ही होते हैं। मुझे तो डरावना भी लग रहा है। मैं डर की वजह से कभी इस खंडहर के आसपास भी नहीं आई, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन इसी में रहना पड़ेगा। ये तो टूटा फूटा भी पड़ा है। माँ जी, एक काम करते हैं, ये खंडहर तो काफ़ी बड़ा है, इसलिए एक हिस्से की साफ सफाई करके उसे ही रहने लायक बना देते हैं। बाद में धीरे धीरे पूरा खंडहर ठीक कर लेंगे। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। विमला भाभी और मैं इस खंडहर के टूटे हुए हिस्सों पर मिट्टी और ईंटें लगा देते हैं। सुजाता और वीना, तुम साफ सफाई कर लो। सभी औरतें मिलकर खंडहर के एक हिस्से को सुधारना शुरू कर देती है और काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद वो उस हिस्से को काफ़ी हद तक अच्छा कर लेती हैं। और इसी तरह रात हो जाती है। सभी औरतें बैठकर बात करती है। माँ, हमने इस खंडहर को घर तो बना दिया है, लेकिन ये घर चलेगा कैसे? हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। और हम सब तो बड़े हैं, गर्मी सर्दी भूख कुछ भी आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन देविका का बेटा बहुत छोटा है, उसे तो हमें अच्छी तरह से पालना होगा ना। मैं भी यही सोच रही हूँ कि आगे हमें क्या करना चाहिए। कम्मू और मैं मिलकर मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन बना देते हैं। कुछ दिन के लिए खाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खेत और बाग बगीचे आसपास ही हैं, कहीं से कुछ भी ले सकते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप सब लोगों को आता क्या है? मतलब कोई ऐसा काम जिसका आपको शौक हो, जो आपने बचपन से किया हो। बहू, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? माँ जी, बहुत कुछ चल रहा है। बस अब हमारा सारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम अपने लिए अच्छे से अच्छा क्या काम कर सकते हैं। आप सब हिम्मत से और समझदारी से काम लो, फिर देखना हम इस खंडहर को भी महल बना देंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। देविका सभी को समझा रही थी, तभी उसका बेटा रोने लगा। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और उसे चुप कराने लगी। अब देविका के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो किस तरह से ससुराल की औरतों को आत्मनिर्भर बनाए और किस तरह से अपना घर चलाए। हमारे प्यारे दर्शकों, अब आप बताइए, देविका और घर की सभी औरतों ने अपने पतियों से माफी ना मांगकर सही किया या गलत? क्या उनका खंडहर में रहने का फैसला सही था? अब देविका को क्या कदम उठाना चाहिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।